क्या आपने कभी ऐसे इंसान से प्यार किया है जिसके साथ ज़िंदगी बिताने की इच्छा तो हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी खो देने का डर भी हो? क्या हो अगर आपके सामने प्रेम हो, लेकिन दूसरी तरफ आपका सपना? क्या हो अगर जिस इंसान को आप अपनी मंजिल समझ रहे हैं वह दरअसल आपके सफ़र का एक खूबसूरत पड़ाव हो? चंदर और सुधा की कहानी इन्हीं सवालों से होकर गुजरती है। एक तरफ प्रेम तो दूसरी तरफ कैरियर, एक तरफ साथ रहने की चाहत, दूसरी तरफ अपनी पहचान बनाने की ज़रूरत। और इसी उलझन के बीच शुरू होता है एक ऐसा सफ़र जिसे हम आज कहते हैं मुसाफिर कैफ़े। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दिव्य प्रकाश दुबे के चर्चित उपन्यास मुसाफिर कैफ़े की। यह कहानी चंदर और सुधा की है। ऐसे दो लोग जो एक दूसरे से मिलते तो हैं तो लगता है कि शायद दोनों की तलाश खत्म हो गई, लेकिन ज़िंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी हम जिस इंसान को अपना सबसे करीब समझते हैं उसी के साथ रहते हुए भी अपने भीतर की बेचैनी को नहीं समझ पाते हैं, और कभी कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए उसे पकड़ कर रखना ज़रूरी नहीं होता, कभी उसे समझना और आज़ाद छोड़ देना भी ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मुसाफिर कैफ़े की कहानी, चंदर और उसकी अधूरी ज़िंदगी। कहानी के केंद्र में है चंदर। चंदर पढ़ा लिखा है, नौकरी कर चुका है और उसके पास वह ज़िंदगी है जिसे समाज सामान्यतः सेटल ज़िंदगी कहता है। लेकिन चंदर खुद अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से खुश नहीं है। उसके पास नौकरी तो है मगर संतुष्टि नहीं। उसके पास भविष्य है मगर उसके भविष्य की दिशा शायद उसे खुद नहीं पता। उसके भीतर कई एक सपना है, एक ऐसी जगह बनाने का सपना जहां ज़िंदगी थोड़ी धीमी हो, जहां लोग सिर्फ काम करने या पैसा कमाने के लिए ना आए, जहां बैठकर बातचीत की जा सके, जहां किताबें हों, चाय हो, शांति हो और ज़िंदगी को महसूस करने का समय हो। यही सपना आगे चलकर कैफ़े के विचार से जुड़ता है। और यहाँ लेखक एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने रखते हैं। हम में से बहुत लोग नौकरी करते हैं क्योंकि करनी पड़ती है, हम कैरियर बनाते हैं क्योंकि समाज यही चाहता है, हम पैसे कमाते हैं क्योंकि भविष्य सुरक्षित करना होता है। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल धीरे धीरे गायब हो जाता है, मैं वास्तव में करना क्या चाहता हूँ? चंदर की समस्या भी कुछ ऐसी ही है। वह ज़िंदगी से भागना नहीं चाहता था, वह बस ऐसी ज़िंदगी चाहता था जिसमें उसे खुद के लिए भी थोड़ी जगह मिले। इसी कड़ी में उसकी मुलाकात सुधा से होती है। इसी बीच चंदर की ज़िंदगी में आती हैं सुधा। दोनों की मुलाकात कोई फिल्मी प्रेम कहानी जैसे बिल्कुल नहीं होती है। यह मुलाकात एक बहुत ही सामान्य भारतीय परिस्थिति से जुड़ी है। शादी के लिए मिलने की प्रक्रिया जो आप लोग समाज में देखते ही हैं, यानी परिवार की तरफ से एक रिश्ता देखने की प्रक्रिया। लेकिन कहानी यहाँ दिलचस्प हो जाती है क्योंकि चंदर और सुधा एक दूसरे के मिलने के बाद उस सामान्य सवाल को पीछे छोड़ देते हैं, शादी होगी या नहीं। उसके बीच असली बातचीत शुरू होती है। सुधा अपने आप में आत्मविश्वासी है, वह भी अपनी ज़िंदगी को लेकर सपने रखती है। उसके लिए ज़िंदगी का मतलब सिर्फ शादी, परिवार और सामाजिक अपेक्षाएं पूरी करना नहीं है। उसकी अपनी पहचान है, उसके अपने लक्ष्य हैं, और शायद यही चीज़ चंदर को उसकी ओर आकर्षित करने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि चंदर को सुधा में सिर्फ एक संभावित जीवन साथी दिखाई नहीं देता, उसे एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जिसके साथ वह बिना अभिनय किए बात कर सकता है। दोनों के बीच दोस्ती पैदा होती है और फिर यही दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे प्रेम भरे रिश्ते में बदलने लगती है। आगे इसी कड़ी में जब प्यार को नाम देने की ज़रूरत महसूस होती है। यही कहानी हमें एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक सवाल देती है, क्या हर रिश्ता गहरा प्रेम होना ज़रूरी है, या हर रिश्ते में गहरा प्रेम होना ज़रूरी है? और अगर प्रेम है तो क्या उसे तुरंत कोई नाम देना ज़रूरी है? चंदर और सुधा के बीच जो रिश्ता बन रहा था उसमें सहजता थी,
वे बात करते थे, एक दूसरे से समझते थे और एक दूसरे को समझाते भी थे। एक दूसरे के सपने को सुनते हैं, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता मजबूत होता है, समाज की भाषा उनके रिश्तों में प्रवेश करने लगती है। और समाज की भाषा बहुत सरल होती है। अगर दो लोग करीब हैं तो रिश्ता क्या है? दोस्ती, प्रेम, शादी या फिर कमिटमेंट। लेकिन इंसानी भावनाएं इतनी सरल नहीं होती। कई बार दो लोग एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने भविष्य को लेकर एक ही दिशा में नहीं चल रहे होते। यहीं से चंदर और सुधा की कहानी में असली संघर्ष शुरू होता है। तो इसी कड़ी में हम आगे जानेंगे सुधा की महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, वो अपने कैरियर को लेकर या अपने सपनों के पीछे क्या करना चाहती है। तो इसमें हम समझेंगे सुधा की महत्वाकांक्षा को। सुधा अपने कैरियर और अपने सपने को लेकर गंभीर है। वह अपनी पहचान को सिर्फ किसी रिश्ते के आधार पर तय नहीं करना चाहती। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय समाज में आज भी कई बार प्रेम और कैरियर को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास केवल दो विकल्प हो, या तो वह रिश्ता चुने या अपना सपना चुने। लेकिन सुधा ऐसी ज़िंदगी चाहती थी जिसमें दोनों चीज़ों के लिए जगह हो, रिश्ते की भी और सपने की भी। और यही उसकी ताकत भी है और उसका संघर्ष भी। वह चंदर को पसंद करती है, उसके साथ उसे अच्छा लगता है, लेकिन वह खुद को खोकर रिश्ता नहीं बनाना चाहती। यही कहानी पारंपरिक प्रेम कहानी से अलग हो जाती है, जहाँ लड़की केवल प्रेम में बह जाने वाली पात्र नहीं है, वह अपने भविष्य को लेकर निर्णय लेने वाली है। इसी में आगे हम जानते हैं अब चंदर के साथ इन दोनों की जो प्रेम कहानी आगे बढ़ रही है, इसमें चंदर के मन में क्या दुविधा पल रही है, तो उसको आगे जानते हैं। चंदर के लिए समस्या थोड़ी अलग है। वह सुधा को चाहता है, लेकिन उसके भीतर अपनी ज़िंदगी को लेकर असमंजस है। वह खुद नहीं जानता कि उसकी असली मंजिल क्या है। कैफ़े का सपना उसके भीतर है, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलना आसान नहीं है। एक तरफ रिश्ते की भावनात्मक ज़रूरत है, तो वहीं दूसरी तरफ जीवन की दिशा खोजने की ज़रूरत है। और जब इंसान खुद के भीतर उलझा हो, तो सबसे अच्छे रिश्ते भी उसे उलझा सकते हैं। यही चंदर के साथ होता है। वह सुधा को पाना चाहता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वह खुद को समझे। और कई बार हम यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमें वह इंसान मिल जाए जिसे हम चाहते हैं, तो हमारी बाकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी दूसरे इंसान से प्रेम करना और खुद की ज़िंदगी से संतुष्ट होना दो अलग बातें हैं। आगे हम जानते हैं रिश्ते में तनाव किस प्रकार आ रहा है। चंदर और सुधा की बीच नज़दीकियां बढ़ती हैं, लेकिन साथ ही दोनों के बीच अंतर भी स्पष्ट होने लगता है। एक चाहता है कि रिश्ता कहीं पहुंचे, तो दूसरी चाहती है कि रिश्ता उसकी आज़ादी को निगल न जाए। अक्सर रिश्तों में यही होता है कि रिश्ते आज़ादी को कमोबेश क्या कर देते हैं, निगल जाते हैं, या समाज के दबाव से ऐसा करना पड़ जाता है। एक स्थिरता चाहता है, दूसरी अपनी दिशा खुद तय करना चाहती है। और कहीं कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। प्यार हमेशा समान सोच का नाम नहीं है। दो लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को लेकर उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं। बात तो एकदम सही है। और यही अंतर कई रिश्ते को कठिन बना देता है। जो बात कही गई है ऊपर कि दो लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम कर सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी को लेकर उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं। तो फिर आगे जानते हैं, क्या प्रेम का मतलब साथ रहना है? यह शायद मुसाफिर कैफ़े का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या प्रेम का मतलब साथ रहना है? हम आमतौर पर प्रेम का अंत शादी में देखते हैं, लेकिन क्या हर प्रेम कहानी का अंतिम लक्ष्य शादी होना चाहिए? लेखक इस सवाल को सीधा जवाब देने के बजाय पाठक के सामने रखते हैं। चंदर और सुधा का रिश्ता हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी इंसान के साथ रहना और किसी इंसान को समझना, इन दोनों में अंतर है। रिश्ता तब सुंदर होता है जब उसमें दोनों लोग अपने अपने व्यक्तित्व के साथ मौजूद रह सके। लेकिन जब एक व्यक्ति दूसरे को बदलने लगता है, तब प्रेम धीरे धीरे दबाव बन जाता है। आगे इस कड़ी में हम जानेंगे कि सपनों की कीमत क्या होती है। प्रेम के साथ साथ अपने सपनों तक पहुंच
ने की कीमत क्या होती है। चंदर का कैफ़े का सपना कहानी में सिर्फ एक व्यावसायिक सपना नहीं है, यह उसके लिए एक प्रतीक है, एक ऐसे ज़िंदगी का प्रतीक जिसमें काम और खुशी एक दूसरे के दुश्मन ना हो। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसा कोई ना कोई सपना होता ही है। किसी को शहर छोड़कर पहाड़ों में जाना है, तो किसी को अपनी किताब लिखनी है, तो किसी को अपना काम शुरू करना है, और किसी को तो क्या करना है, पूरी दुनिया घूमनी है। किसी को बस इतना चाहिए कि सुबह उठकर उसे अपने जीवन से नफरत ना हो। समस्या यह है कि इन सपनों को अक्सर बाद में के लिए बचा कर रखते हैं। पहले नौकरी, फिर पैसे, फिर घर, फिर परिवार, परिवार के बाद फिर वही जिम्मेदारियां, और फिर अचानक एक दिन महसूस होता है कि सपना अभी भी वही है। चंदर इसी बेचैनी का प्रतिनिधित्व करता है। आगे हम जानते हैं कि कहानी किस प्रकार भावनात्मक मोड़ लेती है। जैसे जैसे कहानी हमारी आगे बढ़ती है, चंदर और सुधा का रिश्ता आसान नहीं रहता। उनके सामने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, परिवार की अपेक्षाएं हैं, कैरियर की ज़रूरतें हैं, और सबसे बड़ी बात, अपनी अपनी ज़िंदगी को लेकर अलग अलग दृष्टिकोण है। क्योंकि दोनों का, चाहे हम चंदर का देखेंगे चाहे सुधा का, दोनों के सपने अलग अलग। यह कहानी हमें बताती है कि प्रेम सिर्फ भावना नहीं है, प्रेम के साथ निर्णय भी आते हैं और जिम्मेदारियां भी आती हैं, डर भी आते हैं, तो कभी कभी दूरी भी आती है। किसी रिश्ते के ख़त्म होने का मतलब यह नहीं है कि उसमें प्रेम था ही नहीं। कई बार प्रेम मौजूद होता है, लेकिन दो लोगों की ज़िंदगी की दिशाएं अलग अलग होती हैं। आगे हम जोड़ते हैं इसी कड़ी में समय का गुजरना किस प्रकार इस प्रेम में बंधे, और अपने कैरियर के उठापटक में चंदर और सुधा का समय कैसे गुजरता है। कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समय के बदलाव से जुड़ा है। जिन चीज़ों को चंदर और सुधा एक समय बहुत बड़ा समझते थे, समय के साथ उनका अर्थ बदलने लगता है। इंसान उम्र के साथ बदलता है, उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं, उसके सपने बदलते हैं, उसकी सफलता की परिभाषाएं बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुशी की उसकी समझ बदल जाती है। यही वजह है कि कहानी सिर्फ युवा प्रेम की कहानी नहीं रह जाती, यह बड़े होने की कहानी बन जाती है। आगे हम कहानी में देखते हैं एक नए किरदार की एंट्री होती है, जिसका नाम है प्रीति। मतलब कहानी में अब एंट्री हो रहा है प्रीति का। कहानी के व्यापक संसार में प्रीति का किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रीति हमें रिश्ते का एक अलग रूप दिखाती है, जहां प्रेम केवल आकर्षण नहीं है, जहां साथ का मतलब केवल रोमांस नहीं है, बल्कि साझेदारी, समझ और जीवन की व्यवहारिक जिम्मेदारियां भी हैं। यहीं से कहानी और ज़्यादा जटिल हो जाती है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं रह जाता कि चंदर पसंद किसे करता है। सवाल यह बन जाता है कि चंदर वास्तव में किस तरह की ज़िंदगी चाहता है। आगे हम जानते हैं कि हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कैफ़े की, तो उस कैफ़े का अर्थ समझ लिया जाता है। अब आते हैं इस कहानी के नाम पर। कहानी का नाम मुसाफिर कैफ़े। कैफ़े यहाँ सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक विचार है। एक ऐसी जगह जहाँ ज़िंदगी थोड़ी देर रुक जाती है, जहाँ लोग अपने सफ़र के बीच बैठते हैं। किसी के पास मंजिल साफ है, किसी के पास नहीं। किसी का रिश्ता पूरा है तो किसी का रिश्ता अधूरा है। किसी के पास सफलता है तो किसी के पास सपना। लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मुसाफिर है, और शायद यही इस किताब के शीर्षक की सबसे खूबसूरत व्याख्या है। हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मुसाफिर हैं। हम किसी जगह को अंतिम समझते हैं, फिर वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। हम किसी इंसान को अपनी मंजिल समझते हैं, फिर महसूस करते हैं कि वह हमारे सफ़र का हिस्सा था। और कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि वास्तविक मंजिल क्या है। हम नहीं समझ पाते कि हमारा मंजिल क्या है, हमारा गोल क्या है, हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है। अब आगे जानते हैं कि कहानी हमको क्या सिखाती है। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ना सिर्फ चंदर का सपना कैफ़े खोलने का है। तो यह कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह नहीं है कि प्यार अच्छा है या बुरा। असल संदेश इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। पहला सबक, खुद को समझना ज़रूरी है। जब तक हम खुद नहीं समझते कि हमें ज़िंदगी से क्या चाहिए, तब तक किसी दूसरे इंसान से उम्मीद करना ही वह हमें खुश कर देगा सही नहीं है, और सही बात यही है। दूसरा सबक,
रिश्ते में आज़ादी ज़रूरी है। अगर किसी भी रिश्ते को अगर हम लंबा चलाना चाहते हैं तो उसमें उस रिश्ते को आज़ादी देनी ज़रूरी है। सच्चा रिश्ता वह नहीं जिसमें दो लोग एक दूसरे की ज़िंदगी को नियंत्रित करें, नहीं तो ज़िंदगी नहीं तानाशाह या कठपुतली बन जाएगी। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें दोनों एक दूसरे के सपनों के लिए जगह बनाएं। तीसरा सबक, हर प्रेम कहानी का अंत शादी नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें बदलने आते हैं तो कुछ हमें सिखाने आते हैं और कुछ हमें अपने बारे में समझाने आते हैं। फिर हमारा चौथा सबक है, सपनों को बहुत देर तक टालना भी एक तरह का नुकसान है। हम यह मानकर चलते हैं कि ज़िंदगी बाद में शुरू होगी, लेकिन ज़िंदगी हमेशा आज में ही चल रही होती है। और फिर आगे देखते हैं इसी कड़ी में हमारे जीवन से इसका क्या संबंध है। अब ज़रा खुद के बारे में सोचिए आप। क्या आपके पास भी ऐसा कोई सपना है जिसे आपने टाल रखा है? क्या आपने भी कभी किसी रिश्ते में खुद को इतना खो दिया है कि अपनी पहचान भूलने लगे हैं? क्या आपने भी कभी सिर्फ इसलिए कोई फैसला लिया क्योंकि समाज आपसे वही उम्मीद कर रहा है? और क्या आपने कभी यह महसूस किया कि ज़िंदगी बाहर से ठीक दिखती है लेकिन भीतर कुछ अधूरा है? अगर इनमें से किसी सवाल का जवाब हाँ है तो मुसाफिर कैफ़े की कहानी आपको अपनी लग सकती है। केवल क्योंकि यह केवल चंदर और सुधा की कहानी नहीं है। यह उन लोगों की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, जो सफलता चाहते हैं लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, जो प्रेम चाहते हैं केवल अपनी आज़ादी भी खोना नहीं चाहते, जो किसी ऐसे स्थान की तलाश में है जहां वे खुद को स्वीकार कर पाएँ, मतलब जहां वो खुद को खुद से जोड़ पाएँ या खुद से मिला जा सके। आगे हम देखते हैं इसी कड़ी में मुसाफिर कैफ़े हमें यह नहीं बताती कि ज़िंदगी का एक ही रास्ता है, या हमें याद दिलाती है कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। किसी के लिए शादी सही फैसला हो सकती है, किसी के लिए करियर, किसी के लिए अपना व्यवसाय, तो किसी के लिए अकेले रहकर खुद को समझना, और किसी के लिए एक ऐसे रिश्ते में रहना जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें। और यही रिश्ता सबसे लंबा और टिकाऊ होता है। ज़िंदगी का सबसे कठिन काम शायद किसी दूसरे इंसान को पाना नहीं है, सबसे कठिन काम है अपने आप को समझना। क्योंकि जब हम खुद से भाग रहे होते हैं तब दुनिया की कोई मंजिल हमें अस्थायी खुशी नहीं दे सकती, वो चाहे प्रेम हो, चाहे मित्रता हो, चाहे शत्रुता हो। और शायद यही कारण है कि कैफ़े का विचार इतना खूबसूरत है। कैफ़े में लोग हमेशा के लिए नहीं रुकते, वे आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, कुछ यादें बनाते हैं और फिर अपने नए सफ़र की तरफ निकल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारी ज़िंदगी में लोग आते हैं, कुछ लंबे समय तक साथ रह जाते हैं, कुछ थोड़े समय के लिए, और कुछ हमें ऐसी सीख दे जाते हैं जिससे हम अपनी पूरी ज़िंदगी साथ रखना चाहते हैं और कुछ चीज़ों को भुलाना चाहते हैं। तो दोस्तों, मुसाफिर कैफ़े हमें प्रेम से ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह पूछती है, क्या हम वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो हम सच में जीना चाहते हैं, या फिर सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमसे अपेक्षित है। कभी कभी हमें मंजिल की तलाश छोड़कर सफ़र को समझना पड़ता है, क्योंकि शायद हम सब मुसाफिर हैं। और शायद ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत कैफ़े वही है जहाँ कुछ देर रुककर हम खुद से पूछ सकें, आखिर मैं जाना कहाँ चाहता हूँ। और ये सबसे जटिल प्रश्न है, आखिर मैं जाना कहाँ चाहता हूँ। अगर आपको इस कहानी का विचार पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन सा सपना है जिसे आपने अभी तक पूरा नहीं किया। मिलते हैं अगली किताब की कहानी के साथ, तब तक याद रखिए, मंजिल ज़रूरी है लेकिन कई बार सफ़र हमें उससे भी ज़्यादा बदल देता है। धन्यवाद। तो आप सब हमें कमेंट बताइए कि अगली स्टोरी आपको किस बुक की चाहिए। धन्यवाद।